गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 5 में से 2 मेथड्स पर बात कर ली थी और आज हमें बचे हुए 3 मेथड्स पर डिस्कशन करके उसके बाद इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के सारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज की क्लास इसलिए बहुत रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और जैसे ही हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और अगर आज हमारे पास कुछ वक्त बचेगा तो हम फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को भी आज ही स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब ये एग्जाम्पल तो आपको याद ही होगा। इस एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपके साथ गुडविल के 2 मेथड्स डिस्कस किए थे। पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां पर हम गुडविल को कंप्यूट करने के लिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को मतलब एफएमपी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर रहे थे। और फिर हमने दूसरा मेथड डिस्कस किया था परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जहां पर हमने सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसी एग्जाम्पल को बेस लेकर तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके बारे में बात आपसे करना शुरू करूंगा। और क्योंकि मैं यही एग्जाम्पल लूंगा वापस, तो मैं जल्दी से इस एग्जाम्पल को आपको एक बार रिफ्रेश करवा देता हूं कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या क्या बताया था। आपको याद होगा, ये अंकल जी थे जो पिछले 40 साल से दिल्ली के सदर बाजार में अपनी दुकान चला रहे हैं। बड़ा स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, लेकिन अंकल के जो बच्चे हैं वो अमेरिका में सेटल थे और बच्चे बुला रहे हैं कि भाई अब कितना काम करोगे पापा, अब आ जाओ हमारे पास, हमें भी कुछ सेवा का मौका दो। और अंकल जी को भी लगता है भाई बहुत भागदौड़ कर ली, अब अपना बिजनेस बेच के बच्चों के पास मतलब अमेरिका चले जाएंगे। और इसलिए अंकल जी जो हैं अपने बिजनेस के लिए कोई कस्टमर ढूंढ रहे हैं, मतलब ये बिजनेस बेचना चाहते हैं, तो उनको लगता है कोई अगर खरीदार मिल जाए तो बिजनेस बेच देंगे। और फिर अंकल जी को मिलते हैं आपने अभी नया नया सीएस क्वालिफाई किया है और ना तो आप जॉब करना चाहते हैं ना ही आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आपको लगता है कि कोई हम आजकल स्टार्टअप का जमाना है, कोई बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन स्ट्रगल नहीं करना चाहते। आपको लगता है कोई चला चलाया बिजनेस मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। और फिर आपकी बातचीत अंकल जी से होती है। अब अंकल जी के बिजनेस में गुडविल के अलावा जो कैपिटल लगी हुई है वो 50 लाख रुपए की लगी हुई है। मतलब जो दुकान की वैल्यू है या फिर जो फर्नीचर वगैरह वहां पे इन्वेस्टेड है, मतलब जो गुडविल के अलावा जो दिखने वाले टैंजिबल एसेट है, 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। और अंकल जी का बिजनेस अगर आप टेक ओवर कर लेते हो तो आपको अगले ही साल से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट भी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप अंकल जी का ये बिजनेस टेक ओवर नहीं करते, खुद से ही अपना बिजनेस शुरू करते हो 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा के, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कमाओगे, आप भी कुछ कमाओगे और जो आप कमाओगे उसको बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब अगर एक नया बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो भी तो कुछ कमाएगा ही। हाँ, ये जरूर है कि एक स्टैब्लिश्ड प्लेयर जितना कमाता है उसके जितना नहीं कमा पाएगा, लेकिन कुछ तो कमाएगा ही, और वो जो कुछ कमाएगा उसी को नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। तो हमें क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा, मतलब अगर हम अपने से बिजनेस स्टार्ट करते हैं 50 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर, तो हम 6% कमा लेंगे, मतलब 3 लाख रुपए तो हम भी कमा लेंगे। मतलब अंकल जी का बिजनेस अगर हम टेक ओवर करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कितने होंगे? 2 लाख रुपए के, क्योंकि उनका बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो 5 लाख के प्रॉफिट होंगे। अगर हम उनका बिजनेस नहीं टेक ओवर करते, खुद से ही पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो 3 लाख तो हम भी कमा लेंगे। तो उनका बिजनेस टेक ओवर करने में एक्स्ट्रा मुनाफा हमें 2 लाख रुपए का हो रहा है और उस 2 लाख रुपए को हमने नाम दिया था सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना, याद है ना आपको? ये हमने कहा था भाई देखो ये सुपर प्रॉफिट है। अपना इस एग्जाम्पल को हम एक और नजर से देखेंगे और फिर उन्हीं बातों बातों में हमारा तीसरा मेथड जो है वो भी डिस्कस हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा मैं अब क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए कि हम अंकल जी का बिजनेस नहीं टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी दिली तमन्ना है कि हम प्रॉफिट तो उतना ही कमाएं जितना अंकल जी कमा रहे हैं। मतलब हम अंकल जी का बिजनेस टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी तमन्ना है कि हम भी पहले ही साल से 3 लाख नहीं 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाएं। अब अगर आपको पहले ही साल से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, मतलब उतना प्रॉफिट जितना कि एक स्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन कमा रहा है, तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप कुछ भी कहो, आप क्योंकि हो तो नए बिजनेसमैन, आपको मिलेगा तो नॉर्मल प्रॉफिट ही, आप एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट नहीं कमा सकते क्योंकि आप हो तो नए बिजनेसमैन। लेकिन अगर आप जो है अगर अमाउंट वाइज देखें, अगर आप 5 लाख रुपए का ही मुनाफा कमाना चाहते हो तो फिर आपको 50 लाख रुपए नहीं ज्यादा रुपया लगाना पड़ेगा। 50 लाख रुपए से जितना ज्यादा रुपया लगाना पड़ेगा वही बेसिकली गुडविल का काम करेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको नंबर्स के साथ बात करूंगा तो बात ज्यादा समझ में आएगी। अब आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए हम 5 लाख रुपए की कमाई करना चाहते हैं,
ठीक है, मतलब जितना अंकल जी कमा रहे हैं उतना ही हम भी कमाना चाहते हैं। उनका बिजनेस को टेक ओवर किए, उनके बिजनेस को बिना टेक ओवर किए अगर हम भी 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो मिलेगा तो हमको 6% ही। इस बात को तो दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हम एक नए बिजनेसमैन हैं। मतलब ये 5 लाख रुपए 6% को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, ये 5 लाख रुपए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6%। अगर आप 5 लाख को 6% से डिवाइड कर देते हो तो आता है 83,33,333। कितना आता है? 83,33,333। इसका यह मतलब है कि अगर हमें पहले साल से ही 5 लाख रुपए की कमाई करनी है तो हमें 50 लाख रुपए नहीं, 83,33,333 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप अंकल जी को देखिए तो अंकल जी 50 लाख रुपए की कैपिटल लगाते हैं और कितना कमाते हैं? 5 लाख रुपए कमाते हैं। अगर आप अंकल जी का रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे तो 10% का है, लेकिन हम तो नए बिजनेसमैन हैं, हमें तो 10% मिल ही नहीं सकता। इस इंडस्ट्री में नए बिजनेसमैन को कितना मिलता है? 6%। अगर हमें 6% ही मिल सकता है तो हमें तो 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमाने के लिए 50 लाख रुपए नहीं, ज्यादा लगाने पड़ेंगे। कितने ज्यादा लगाने पड़ेंगे भाई? पहले तो आप ये देखिए कि हमें 83,33,333 रुपीज लगाने पड़ेंगे। अगर आप ये कैलकुलेटर पर लिखें और इसको 6% से मल्टीप्लाई करें तो देखो 5 लाख ही कुछ आएगा भाई। 5 लाख ही आ रहा होगा, आप देख करके देख लो। 333 को 6% से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 लाख ही आता है। मतलब ये हुआ कि हमें सेम प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो काम अंकल जी की 50 लाख रुपए की कैपिटल कर देती है, हमें वही काम करवाने के लिए 83,33,333 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मतलब वो 50 लाख रुपए पर 5 लाख कमाते हैं, पर हमें 5 लाख रुपए कमाने के लिए ज्यादा रुपया लगाना पड़ेगा। अच्छा, कितना ज्यादा रुपया लगाना पड़ेगा आप देख लो। अंकल जी तो 50 लाख ही लगाते हैं, हमें लेकिन इतने लगाने पड़ेंगे। हम कितने एक्स्ट्रा लगाएंगे कि हमें भी 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा? इतने रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। मैं जरा इसको फिर से एक बार ना सम अप करता हूं, एक फ्रेश तरीके से फिर से बताता हूं इस बात को। अब मैंने वापस से वही एग्जांपल आपके सामने देखा ताकि मैं आपको वहां पर फोकस करवा सकूं जहां पर मुझे करवाना है। अगर आप देखिए अंकल जी के बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है? 50 लाख रुपए का। और अंकल जी अगर मान लो अपना बिजनेस खुद ही करते रहे, किसी को बेचे ना, तो अंकल जी तो 5 लाख रुपए कमाएंगे। तो अंकल जी कितना रिटर्न कमा रहे हैं? 10% का। अब क्योंकि अंकल जी तो एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, हम अगर मान लो 50 लाख रुपए लगाकर, अगर 50 लाख रुपए लगाकर खुद से ही बिजनेस शुरू करेंगे तो हमें तो 3 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि नए बिजनेसमैन को तो 6% मिलता है। अब हमारी इच्छा क्या है कि हम भी 5 लाख रुपए कमाएं। अब क्योंकि हमें भी 5 लाख रुपए कमाने हैं, पर हम हैं तो नए बिजनेसमैन ना, तो हमें कितने रुपए लगाने पड़ेंगे 5 लाख रुपए कमाने के लिए? मान लीजिए मैं कहता हूं हमें एक्स रुपये लगाना पड़ेगा। इस एक्स पर हमें कितना परसेंट मिलेगा? 6% मिलेगा। क्यों 6% मिलेगा? क्योंकि नए बिजनेसमैन है। और हमें कितने रुपए चाहिए? हमें 5 लाख रुपए चाहिए। तो 5 लाख रुपए के लिए हमें कितने की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? 5 लाख रुपए के लिए, अब यही मैंने ऊपर बताया था ना कि हम अगर 5 लाख को 6% से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 5 लाख रुपए हमारी इन्वेस्टमेंट का 6% रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे मिलेगा तो 6%। तो जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी उसका 6% शुड बी इक्वल टू 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख को अगर आप 6% से डिवाइड कर देंगे तो 100% आ जाएगा। मतलब जितना रुपया लगना चाहिए वो आ जाएगा। और कितना आएगा ये? 83,33,333 यही आएगा। तो हमें सेम प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब अंकल जी जितना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना एक्स्ट्रा रुपया लाना पड़ रहा है? हमें एक्स्ट्रा रुपया जो लाना पड़ रहा है वो पड़ रहा है 33,33,333। ये जो मुझे एक्स्ट्रा रुपया लाना पड़ेगा इसी को गुडविल बोलते हैं। अब आप जरा अंकल जी के पर्सपेक्टिव से सोचिए, अंकल जी के बिजनेस में 50 लाख रुपीस लगे हैं, पर वो फिर भी 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। इसका मतलब अंकल जी के बिजनेस में एक ऐसी कैपिटल लगी हुई है जो दिख नहीं रही है। और वो कितने की कैपिटल है? 33,33,333 रुपए। क्योंकि उनके 50 लाख रुपए काम वही कर रहे हैं जो नए बिजनेसमैन के 83,33,333 रुपए करेंगे। तो अंकल जी के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, अंकल जी के यहां पर कहीं ना कहीं कैपिटल तो 33,33,333 की ही लगी है, पर 50 लाख की दिख रही है और 33,33,333 की नहीं दिख रही है। मतलब जो नहीं दिखती है उसी को गुडविल बोलते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम भी एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन जितना कमाना चाहते हैं, बीइंग अ न्यू बिजनेसमैन, तो हमें पैसा तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो गुडविल के नाम का मिल रहा है ना। आपकी आगे जाके गुडविल बन जाएगी, पर फिलहाल तो नहीं है ना।
तो अगर मुझे ये 33 333 डायरेक्टली निकालना हो, ये तो भी मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बताया, लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली कंप्यूट करना हो तो उसको कंप्यूट करने का क्या तरीका है? अब आप मुझे बताइए ये वैसे है क्या? सर ये है एक्स्ट्रा कैपिटल टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। फिर से बोलता हूं, ये क्या है? एक्स्ट्रा कैपिटल टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इस 33,33,333 रुपए का आप अगर 6% निकालिए, अपने अपने कैलकुलेटर पकड़ो और उस पर 6% निकालो, 2 लाख ही आ रहा है। ऑफ कोर्स 2 लाख ही आएगा। मैंने क्या बोला? इसको क्या पढ़ना है आपने? ये क्या है? एक्स्ट्रा कैपिटल टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। मतलब अगर मैं ये कैपिटल एक्स्ट्रा लगा देता हूं 50 लाख रुपए के ऊपर, तो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो जाएगा। कितने रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा? 2 लाख रुपए का। मतलब अगर आप ध्यान से सोचिए, इस 33,33,333 का अगर आप 6% निकालोगे तो ये क्या निकल के आएगा? 2 लाख रुपए निकल के आएगा। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, ये जो हमें एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ेंगे ना, यही गुडविल है। सामने वाले को नहीं लगाने पड़ रहे, अंकल जी को ये पैसे नहीं लगाने पड़ रहे। अंकल जी 50 लाख रुपए लगा के ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमें तो निकालनी तो गुडविल ही है। इसका मतलब ये पता है क्या है? ये गुडविल है। अगर ये गुडविल है तो गुडविल इंटू एनआरआर इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। मतलब गुडविल निकालने का क्या तरीका हो गया? सुपर प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड कर दीजिए। सुपर प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड कर दीजिए। अल्टीमेटली आप यही देखना चाहते हैं ना कि एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा कितना रुपया लगाना पड़ेगा। और अंकल जी का बिजनेस अगर टेक ओवर कर लोगे तो नहीं वो लगाना पड़ेगा, तो अंकल जी उस बात का प्रीमियम तो चार्ज करेंगे ही ना कि आपको बिना एक्स्ट्रा पैसा लगाए एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, तो भाई उसका हमें प्रीमियम चाहिए, और वही गुडविल है। तो गुडविल निकालने का कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड जो फॉर्मूला बना हमारा, वो फॉर्मूला क्या बना? गुडविल निकालने का हमारा फॉर्मूला बनेगा कि हम सुपर प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड कर देंगे। और बड़ा कॉमन सेंस बेस्ड फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या है? हमारे इस एग्जांपल में 2 लाख रुपए, हमें 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाना है, लेकिन हमें मिलेगा तो 6%। तो 2 लाख रुपए अगर 6% रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 2 लाख रुपए कमाने के लिए हमें कितने का कैपिटल लगाना पड़ेगा? 33,33,333। तो यही गुडविल है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला सिंपली क्या हो गया? नाम ही देखो ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एफएम में हमने कई बार कैपिटलाइजेशन वर्ड को सुना, खासकर डिविडेंड पॉलिसी में, मैंने आपको याद होगा, उसका हमने अच्छे से रिवीजन भी किया था, उसका रिवीजन भी अपलोडेड है। वहां पर हम कैपिटलाइज कर रहे थे, तो यहां पर हम किसको कैपिटलाइज कर रहे हैं? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते ही सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए जो एक्स्ट्रा कैपिटल नीडेड है वो निकल आती है। और पता है, इसी सारी डिस्कशन में इंस्टीट्यूट का दिया हुआ एक और फॉर्मूला छुपा हुआ है। इस सारी डिस्कशन में एक और फॉर्मूला आपका हो गया, पता है कौन से वाला? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का अगर आप फॉर्मूला भी आपको रीड करवाऊंगा तो पता है क्या फॉर्मूला है? एफएमपी अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये पता है कौन से वाले मेथड का फॉर्मूला है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और पता है ये डिस्कशन मैंने ठीक अभी अभी आपके साथ किया है। अभी मैंने आपको जो सब कुछ एक्सप्लेन किया, मैंने आपकी शुरुआत कैसे करी एक्सप्लेन करने की। मैंने कहा भाई देखो, अगर हम अंकल जी जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं खुद से ही बिजनेस स्टार्ट करके, तो हमें कितना कैपिटल लगाना था? 83,33,333 रुपए। आप देखिए इससे यही आएगा। एफएमपी हमारा 5 लाख था, भाई अंकल जी का बिजनेस टेक ओवर करने पर हमें कितनी कमाई होगी? 5 लाख। हम कह रहे हैं कि नहीं, ये 5 लाख रुपए अगर हमें खुद से कमाने हैं तो हमें तो लेकिन 6% के हिसाब से ही कमाई होगी। इसका मतलब हमें तो 5 लाख रुपए जो मिलेंगे अगर हम अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो 6% के हिसाब से मिलेंगे। तो मुझे ये 5 लाख रुपए कमाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? 83, 33, 333। ये बात तो हमने अभी अभी करी ना। फिर हमने कहा देखो, हमें तो इतने लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन अंकल जी तो 5 लाख रुपए कितने रुपए लगा के कमा लेते हैं? 50 लाख रुपए। मतलब अंकल जी के यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की है? 50 लाख रुपए की। और ये कितना आ गया वापस? वही आ गया। मतलब आप अगर देखें, हमारे इंस्टीट्यूट ने जो फॉर्मूला दिया है उसके हिसाब से इस मेथड से भी वही गुडविल निकल के आएगी जो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकल के आ रही है। हालांकि अगर आप अलग अलग ऑथर्स की बुक्स देखेंगे तो कैपिटलाइजेशन मेथड के फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस होता है,
पर क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने वो नहीं दिया तो मैं बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इवन जब मैं पहले डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाता था, पहले कभी ओल्ड सिलेबस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा, एक कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर था, मतलब 3-3 घंटे की 6 से 7 क्लासेस लगती थी, बड़े बड़े क्वेश्चंस करते थे, इवन सीए फाइनल लेवल के क्वेश्चंस करते थे। पर क्योंकि अब एमसीक्यू पैटर्न है तो यहां पर मैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, पर वहां पर भी कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता था, पर यहां इंस्टीट्यूट ने ये दे रखा है तो मैं इसी के हिसाब से बात कर रहा हूं और डिस्कशन वही है। मैं इस फॉर्मूले के लिए अलग से क्या लॉजिक बताऊंगा, वही सेम लॉजिक है। हम पहले क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई देखो हमें अंकल जी जितना प्रॉफिट कमाना है खुद का बिजनेस शुरू करके, पर अंकल जी जितना प्रॉफिट अगर हम कमाना चाहते हैं तो हमें तो लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही मिलेगा ना, तो हमें कितने रुपए की कैपिटल लगानी पड़ेगी, इतने रुपए की कैपिटल लगानी पड़ेगी। और अंकल जी कितने की कैपिटल लगा के 5 लाख ही कमा लेते हैं, 50 लाख रुपए की कैपिटल लगा के, तो हमें कितनी एक्स्ट्रा लगानी पड़ सकती है, कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी पड़ेगी, इतने रुपए की। मतलब अगर हम अंकल जी का बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो हमें फिर ये एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं लगानी पड़ेगी, इसलिए अंकल जी इसी बात का प्रीमियम चार्ज करेंगे और ये हमारी गुडविल है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो मैं अब आपको गुडविल के 2 फॉर्मूलाज जो हैं और मैं आपको रीड करवाऊं, तो आप देखिए हमने 2 मेथड तो पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे और 2 मेथड्स मैं आपको और रीड करवा रहा हूं। एक मेथड कौन सा है, ये रहा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या फॉर्मूला है, एफएमपी अपॉन एनआरआर। एफएमपी अपॉन एनआरआर करते ही क्या आ जाएगा कि अगर एक नए बिजनेसमैन को एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन जितने वाला प्रॉफिट कमाना है, खुद से कमाना है, तो उसको कितना रुपया लगाना पड़ेगा, और एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन कितना रुपया लगा रहा है, हमें कितना रुपया लगाना पड़ेगा, 83, 33, 333, और एक एस्टैब्लिश्ड मतलब अंकल जी की यहां पे कितना कैपिटल लगा है, 50 लाख रुपए, तो हमें कितना एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, वही गुडविल है। क्योंकि सामने वाले ने वो नहीं लगा रखा, मतलब उसके बिजनेस में भी लगा तो हुआ है पर दिख नहीं रहा है, ऐसा पैसा जो लगा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा, उसको गुडविल बोलते हैं। और अगर हमें सुपर प्रॉफिट बेस्ड मेथड देखना हो तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हमें कमाना है उसके लिए कितना एक्स्ट्रा कैपिटल लगेगा, अगर हम खुद से ही बिजनेस करते हैं तो हमें जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर कमाना है खुद से ही, तो हमें तो भी नॉर्मल रिटर्न ही मिलेगा ना, इसलिए हम इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ने जो फॉर्मूला दिए हैं उसके हिसाब से तो भी दोनों से सेम ही आंसर आना चाहिए, पर क्योंकि आप अगर कोई और कोर्स कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके यहां पर कोई और फॉर्मूला हो, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक ऐसा टॉपिक है, अलग अलग ऑथर्स कई बार अलग अलग एजम्पशंस लेते हैं। मैं यहां पर एक्सक्लूसिवली फिलहाल सीएस के लिए तैयारी करवा रहा हूं, मतलब रिविजन करवा रहा हूं, तो सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए अब हम इसके बेसिस पे हम अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं एग्जाम के। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये जून 2022 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखते ही आपको लगेगा अरे ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला था। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट 780 है ना, इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। फिर दूसरा जो फिगर है वो कौन सा है, सुपर प्रॉफिट है, और फिर तीसरी फिगर कौन सी है, कैपिटल एम्प्लॉयड की, मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है, और हमें गुडविल निकालनी है किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। क्या फॉर्मूला बताया, सुपर प्रॉफिट्स को एनआरआर से डिवाइड कर दो। यहां उसने हमसे कोई मेहनत नहीं करवाई है, सुपर प्रॉफिट भी बेचारे ने दिया है और एनआरआर भी दिया है। क्वेश्चन बनाने वाला देखो कितना भला इंसान है, तो हम यहां पर गुडविल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एनआरआर। सुपर प्रॉफिट्स 2,40,000 है, ये रहे, और एनआरआर है 12%। जरा करके बताओ 240 को 12% से डिवाइड, 20 लाख रुपए, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 3 चीजें हमें दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है, और हमसे गुडविल का वैल्यू मांगा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब हमें
दो मेथड से गुडविल निकालनी है, एक बार कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी अभी हमारे इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके का फॉर्मूला दिया है उस तरीके से तो भाई दोनों से ही सेम आती है। और बिना सॉल्व किए आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर दो सेम गुडविल दी हुई है और वो है डी। मतलब हम बिना कैलकुलेशन के बता सकते हैं कि डी करेक्ट आंसर है, जिस तरीके का फॉर्मूला हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया है, ठीक है ना। पर हम ऐसे थोड़ी, हम पहले कैलकुलेट भी तो करके देखेंगे। तो आइए हम एक एक करके दोनों फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बताओ जी, पहले कौन सा करें? सर पहले जो मांगा है वही कर लेते हैं, ठीक है जी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बताइए क्या फॉर्मूला था? सर यहां गुडविल का फॉर्मूला था एफ एम पी अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यही फॉर्मूला था। और इसका क्या मतलब था कि अंकल जी जितना प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितना कैपिटल लगेगा, माइनस अंकल जी के यहां पर कितना कैपिटल लगा है, तो हमें कितना एक्स्ट्रा कैपिटल लाना पड़ेगा अगर हम खुद का बिजनेस करते हैं, वही अंकल जी की गुडविल है, क्योंकि अंकल जी को वो कैपिटल नहीं लाना पड़ रहा। अच्छा, अब यहां पर देखेंगे तो एफएमपी क्या होगा, यही एवरेज प्रॉफिट ही एफएमपी होगा। हम एफएमपी निकालते थे, कैसे निकालते थे? पास्ट ईयर का प्रॉफिट लेते थे, फिर उसका एवरेजिंग करते थे। तो अभी हमने जो पिछली क्लास में भी क्वेश्चंस किए थे, मैंने आपको वहां बताया था, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट दे ही नहीं रखी होती। अगर आपको 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं तो उसका सिंपली एवरेज कर लोगे तो वो हमारा बेसिकली एफएमपी आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं ना, उसमें कोई उसने एरर ओमिशन दिया है, ना कोई अबनॉर्मल लॉस, ना कोई अबनॉर्मल गेन, ना ही कोई नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वही हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट है। और उसी को एवरेज कर लेंगे तो एवरेज एडजस्टेड आ जाएगा, क्योंकि कोई फ्यूचर गेन नहीं है, कोई फ्यूचर कॉस्ट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, तो वही एफएमपी है। तो बेसिकली हम यहां पर एवरेज प्रॉफिट को ही एफएमपी की तरह यूज कर लेंगे। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 15,60,000। और डिवाइड किससे कर दें? एनआरआर 12%। और वैसे भी थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाओ ना, इस एवरेज प्रॉफिट के अलावा और आपके पास है ही क्या? क्या सुपर प्रॉफिट थोड़ी यूज कर लोगे? ना ही कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे लिख दोगे। तो एफएमपी का अगर मैं यहां पर कोई एक सब्स्टिट्यूट देखूं तो वो मुझे क्या दिख रहा है? एवरेज प्रॉफिट ही दिख रहा है ऑफकोर्स। चलिए मुझे करके बताइए, 15,60,000 को 12% से डिवाइड करके क्या आता है? सर ये आ रहा है 1,30,00,000 माइनस 90,00,000, 40,00,000। और अगर आप अभी भी देखें 40,00,000 आंसर सिर्फ डी में ही है पहला, नहीं बाकी आप देखो 130 मतलब एक ही में है, डी में ही है ना। तो डी हमें पता है, पहले ही पता था आंसर डी होगा। दूसरा मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। बताइए सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है? सर सुपर प्रॉफिट हमारा है 480। बताओ जी कितना आएगा? 40,00,000 ही आएगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे ना सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100 लिख रहा हूँ। आप अगर मान लो, सपोज मैं ये कहता हूँ कि जो 4,80,000 का सुपर प्रॉफिट है, आप ऐसे लिखो, और 100 को अगर आप नीचे लेके आ जाओगे, तो जब मैं न्यूमरेटर को नीचे लेके आता हूं डिनोमिनेटर में, तो वो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आप सीधा अगर 480 को 12% से डिवाइड कर देंगे, मतलब अपने कैलकुलेटर पर 480 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 12% कर देंगे, तो सीधा ही आपका 40 लाख। ये तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, छोटी सी बात है। चलिए तो हमारे दोनों ही आंसर 40 लाख आए हैं, और ये डी ऑप्शन में ही था। डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ा जाए आगे।
जून 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गुडविल मांगी है हमसे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसने बोला है यूज कैपिटलाइजेशन मेथड, लेकिन ये नहीं बताया कि किसको कैपिटलाइज करके निकालें, एवरेज प्रॉफिट को या फिर सुपर प्रॉफिट को। हालांकि जिस तरीके का हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में फॉर्मूला दिया है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, दोनों से सेम ही आएगा, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर कोई मान लो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का होता है बच्चा, तो मैं बोलता हूं भाई हमें हमेशा सुपर प्रॉफिट बेस्ड मेथड ही प्रेफर करने चाहिए। और सुपर प्रॉफिट बेस्ड मेथड इसलिए प्रेफर करने चाहिए क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि गुडविल हमेशा एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स की वजह से ही आती है। तो हम अगर हमारे ऊपर छोड़ा जाएगा तो हम हमेशा कौन सा वाला प्रॉफिट यूज करेंगे, सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब इसने अगर कैपिटलाइजेशन मेथड बोला है और अगर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन हो सकता होगा तो हम सुपर प्रॉफिट का ही कैपिटलाइजेशन करेंगे। मतलब कहने का यह है कि सुपर प्रॉफिट बेस्ड मेथड हम कोशिश करते हैं कि प्रेफर करें। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? मतलब इनडायरेक्टली आपसे यह पूछ रहा हूं, क्या सुपर प्रॉफिट इस क्वेश्चन में निकल सकता है? हाँ सर, बिल्कुल निकल सकता है। कैसे? सर देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है, मतलब अंकल जी जो खुद कमा रहे हैं वो दे रखा है। रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न मतलब एनआरआर, भाई नॉर्मल या रीजनेबल एक ही बात है, ये दे रखा है। तो अगर मैं कैपिटल को एनआरआर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है इसको एफएमपी अगर हम मान लेते हैं तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम सबसे पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और वो कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआरआर से मल्टीप्लाई करके। तो 8 लाख का 15% कितना होता है बताइए? सर 8 लाख का 15% आ रहा है 1,20,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? सर एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 12 लाख माइनस 1,20,000, तो ये तो 10,80,000 के सुपर प्रॉफिट्स आ गए, बहुत अच्छे वाले सुपर प्रॉफिट्स हैं। तो अगर हमें कैपिटलाइजेशन करना हो तो सुपर प्रॉफिट्स अपॉन एनआरआर इंटू 100, 10,80,000 अपॉन 15 इंटू 100, या 10,80 को सीधा 15% से डिवाइड करके बताइए कितना आता है? 72 लाख आ रहा है। सी इज द आंसर। और जैसे मैंने आपको कहा कि जिस तरीके का फॉर्मूला हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया है जो कि बाकी ऑथर से डिफरेंट है, उस तरीके से तो दोनों से ही गुडविल सेम निकल के आने वाली है। मतलब अगर मान लीजिए मैं यहां पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड भी लगा देता तो आंसर आप देखो सेम ही आता। क्या फॉर्मूला होता है उसका? सर उसका फॉर्मूला होता है एफएमपी अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यही होता है हमारा एफएमपी। यहां पर कितना है? 12 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, अपॉन अगर 15% करते हैं और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितने की दे रखी है इस क्वेश्चन में? 8 लाख रुपए की। 8 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। तो 12 लाख रुपए को अगर आप 15% से डिवाइड करते हो तो ये आता है 80 लाख रुपए आ रहा है, माइनस 8 लाख रुपए। देख लो सेम ही आ रहा है, 72 लाख ही आ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो हम अब करने वाले हैं, जो कि दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है? इस क्वेश्चन में ना कैपिटल एम्प्लॉयड आपको सीधे सीधे नहीं दे रखा,
यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड एक ऐसी कैलकुलेशन, एक ऐसी टर्म है, जब हम रेगुलर बैच में गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो हमें एक ठीक ठाक अच्छी क्लासेस लग जाती हैं, और उन क्लासेस में कैपिटल एम्प्लॉयड को ही समझने के लिए हमें लगभग एक पूरी क्लास खर्च करनी पड़ती है। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम बढ़िया से गुडविल के वैल्यूएशन को सीखें तो एक बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो गुडविल के वैल्यूएशन में सीखी जाती है। पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा फोकस इन रिवीजन क्लासेस में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है उस पर है। तो अभी तक जितने एमसीक्यूज पूछे गए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का बड़ा बेसिक मीनिंग ही एग्जाम में आया है। मतलब बहुत ज्यादा हाईफाई कैलकुलेशंस नहीं आ रखी है, इसलिए मैं उस इन रिवीजन लेक्चर में कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर आपने देखा मैंने कोई एज सच सेपरेट बात नहीं करी। हाँ, अगर पास के एमसीक्यूज में कैपिटल एम्प्लॉयड पर कुछ बारीक बात पूछी होती तो मैं जरूर उस पर बात करता, बट फिलहाल मैं यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का आपको थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से प्लीज सुनना। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब यहां पर यह है कि मालिकों का बिजनेस में कितना रुपया लगा हुआ है। आप जरा उस एग्जाम्पल को याद कीजिए। अंकल जी अपने बिजनेस को बेच रहे हैं, है ना, और अंकल जी साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि देखो मेरा बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा है, और अंकल जी कौन है? ओनर। मतलब जब हम इस चैप्टर में, गुडविल चैप्टर में, जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो हम बेसिकली मालिकों का रुपया कितना बिजनेस में लगा हुआ है उसकी बात हो रही है। आप जरा सोचिए ना, आप भी जब बिजनेस मान लो नया टेक ओवर, नया बिजनेस अपना खुद से खोलेंगे, जैसे मैंने आपको उस एग्जाम्पल बताया, मान लो आप अंकल जी का बिजनेस नहीं टेक ओवर करते, खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आप कितना रुपया लगाओगे ये बात ध्यान में दी जा रही है ना। आप कितना रुपया लगाओगे मतलब मालिक कितना रुपया लेके आएंगे। मतलब हमारे बिजनेस में बाहर वालों का कितना रुपया लगा है उसकी बात नहीं हो रही है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा नहीं होता इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? मालिकों का कितना रुपया लगेगा, बाहर वालों का नहीं। जनरली जब हम कोई और चैप्टर पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल रेशियोज, वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोग जिन्होंने लंबे समय के लिए पैसा दिया है। आप याद करो, मैंने रेशियोज आपको पढ़ा, यूट्यूब पे डरा भी हुआ है, रिवीजन भी, रेगुलर बैच भी, तो आपने अगर कोई भी देखा है तो वहां पर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड पर एक अच्छी खासी बात करी है। वहां कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब दूसरा था, वहां पर क्या था? ऐसे लोग जिन्होंने लंबे समय के लिए पैसा दिया है। तो वहां फॉर्मूला क्या बनता था? शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, याद है? ऐसा कुछ था। और दूसरा अप्रोच क्या था कि जहां पर हम फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल करते थे, या टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते थे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को नहीं माइनस करते थे, क्योंकि हम वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यही समझते थे, ऐसे लोग जिन्होंने लंबे समय के लिए पैसा दिया है। लेकिन इस चैप्टर में, गुडविल के चैप्टर में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। अब जरा इस बात को दिमाग में रखते हुए अगर अब आप देखें, हमारे इस क्वेश्चन में जो हमें एसेट्स दे रखे हैं वो 4 लाख रुपए के दे रखे हैं, और लाइबिलिटीज, जब लाइबिलिटीज वर्ड बोलता है तो हम मानते हैं कि बाहर वालों का रुपया, लाइबिलिटीज 170 है। जरा आप सोच के बताइए, 4 लाख रुपए हमारे बिजनेस में एसेट्स खरीदे गए हैं, मतलब हमारे बिजनेस में जो एसेट्स का इन्वेस्टमेंट है वो 4 लाख रुपए का है, जिसमें से बाहर वालों का रुपया 170 लगा है। इसका मतलब रिमेनिंग किसका लगा होगा? घर वालों का। 4 लाख रुपए हमारे टोटल एसेट्स हैं, जिसमें से 170 का इन्वेस्टमेंट बता रखा है लाइबिलिटीज का है। तो मैं अगर मान लो आज अपनी लाइबिलिटीज को पे कर दूं तो बचा हुआ जो भी इन्वेस्टमेंट है वो किसका होगा? मालिकों का। तो इस चैप्टर के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का क्या फॉर्मूला बन जाता है? हम एसेट्स में से सारी की सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। मैंने कहा ना, कैपिटल एम्प्लॉयड एक बड़ा बारीक यहां पर कॉन्सेप्ट है। अगर बहुत ज़्यादा हमारे इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा होता तो मैं जरूर इस पर डिटेल बात करता। रेगुलर बैच में, जिन्होंने रेगुलर बैच की क्लासेस मुझसे ली हैं, वहाँ पर आपने देखा ही होगा, हमने बहुत अच्छे से कैपिटल एम्प्लॉयड के मतलब को लिखा था, वहाँ पर बड़ी सारी बारीक बातें करी थी। पर क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो एग्जाम में लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी बात कैपिटल एम्प्लॉयड पर नहीं अभी तक आई। आप बस मान के चलिए यही कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है गुडविल वाले चैप्टर में। दो 30 हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, है ना। अब यहां पर इसने हमसे क्या मांगा है? गुडविल का वैल्यू मांगा है। इसने हमें कैपिटलाइजेशन का रेट दे रखा है, ठीक है। ये नहीं बताया गुडविल कौन से मेथड से कंप्यूट करनी है,
पर क्योंकि रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन दे रखा है, इसका मतलब पक्का कैपिटलाइजेशन मेथड लगेगा। अगर वो मेथड लगना होता जो हमने पिछली क्लास में किया था, जहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज यूज करते हैं, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा होता, या नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखा, कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन बेसिकली क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है इसने हमको। तो हमें यहां पर कौन सा मेथड लगाना होगा, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये आपकी मर्जी है कि आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें या एवरेज प्रॉफिट को करें, क्योंकि दोनों से सेम आंसर आएगा। जैसे मैंने कहा हमारे इंस्टीट्यूट ने इस तरह के ही फॉर्मूला दे रखे हैं। तो बताइए फिर क्या करें। सर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करिए आप। चलो ठीक है, अगर मुझे सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना हो तो मुझे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआरआर से मल्टीप्लाई करके। तो 2,30,000 को 12% से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 27,600। तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, यहां पर एफएमपी कहलाएगा नहीं, ये बात मैं अब बता चुका हूं पहले भी। माइनस 27,600, तो 48,000 में से 27,600 को अगर हम माइनस करते हैं तो 20,400 आता है। तो 20,400 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, बताइए कितना आ रहा है। 1,70,000। सी इज द आंसर। अच्छा, अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया होता तो क्या करते आप। सर उस केस में हम एफएमपी को, जो कि 48,000 है, उसको एनआरआर से डिवाइड कर देते, माइनस कर देते क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में कितना हमने निकाला, 230। आप करके देख लो। सेम ही आ रहा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, कैन अ टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर रिस्पेक्टिवली 24 lakhs एंड 10 lakhs। मतलब अगर आप देखें तो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है, और मैंने आपको अभी अभी बताया कि इन दोनों की मदद से आप क्या कंप्यूट कर पाएंगे, इन दोनों की मदद से आप कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट कर पाएंगे। आइए पहले वही काम कर लेते हैं। अगर मैं 24 लाख में से 10 लाख को माइनस कर देता हूं तो 14 lakhs का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, 3.5 लाख रुपए का हमारा एवरेज प्रॉफिट है। अब आपको मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि एडजस्टमेंट जनरली एमसीक्यूज में नहीं दी हुई है अभी तक, हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, तो हम इस एवरेज प्रॉफिट को मान सकते हैं कि ये हमारा एफएमपी ही है, क्योंकि कुछ और दे भी नहीं रखा हमें। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड एज ₹11 lakhs, इस बार गुडविल की वैल्यू दे दी उसने हमें, देन दी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन इज। कह रहा आप बताइए कि हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या रहा होगा। मतलब आप अगर देखिए हमें एनआरआर निकालना है इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वैसे हमें बाकी सब कुछ पता होता है और हम गुडविल निकाल देते हैं भाई। अगर आप देखो, अगर मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो एक उसमें गुडविल होता है, एक एफएमपी होता है, एक एनआरआर होता है और एक कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। 4 चीजें होती हैं।
हमें एफएमपी, एनआरआर और कैपिटल एम्प्लॉयड पता होता है तो हम गुडविल निकाल देते हैं। इस बार गुडविल पता है और एक दूसरी चीज इस बार मिसिंग है, तो कोई बात नहीं भाई, 4 में से 3 चीजें तो पता ही होती है ना, तो इस बार भी पता है तो निकल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। आप मुझे बताइए, अगर मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करूं तो फॉर्मूला क्या होगा? सर फॉर्मूला होता है एफएमपी अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये गुडविल आपको दे रखी है 11 लाख रुपए की, एफएमपी भी बेसिकली एवरेज प्रॉफिट ही है 3.5 लाख। ये एनआरआर इस बार हमें निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल ही ली है 14 लाख की। $25 लाख हो गया ये, बताइए कितना आ जाएगा ये? 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, करके बताओ कितना हो रहा है। सर ये आ रहा है 0.14, और 0.14 का क्या मतलब होता है? 0.14 का मतलब है 14%। तो ये बात तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कई बार देख चुके हैं, खासकर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में जब हम के निकालते थे तो वो डेसिमल में आती थी, तो बाद में परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो बस वही किया है। 0.14 बेसिकली 14% है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है, और सही बताऊं तो ये क्वेश्चन दिसंबर 2020 में तो बाद में आया, उससे पहले ये हमारे इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर में ही क्वेश्चन गिवन था। मतलब ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पहले से ही स्टडी मटेरियल में सैंपल पेपर में डाल रखा था और फिर बाद में एग्जाम में आया, बस इंस्टीट्यूट ने कंपनी का नाम बदल दिया, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम ही थी। आइए जरा इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पी लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस फ्रॉम क्यू ऑन 30 जून 2019। Profit earned by Q for the preceding years ending 31st December every year were। मतलब हमें यहां पर पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2016, 2017, 2018, और क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं, इसका मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। उसके बाद कहता है इट वाज ascertained that profits of the 2017 included a non-recurring item of rupees 1500। कह रहा 2017 के प्रॉफिट्स में एक नॉन रिकरिंग आइटम इंक्लूडेड है 1500 रुपए की। नॉन रिकरिंग मतलब क्या? ऐसी चीज जो वन टाइम है, रिपीट नहीं होगी, मतलब ये एबनॉर्मल गेन इनडायरेक्टली आपको बताना चाह रहा है। उसके बाद कहता है कि प्रॉफिट ऑफ 2018 वाज रिड्यूस्ड बाय 2000 रुपए ड्यू टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ थेफ्ट। कहता हमारे यहां पर चोरी हुई थी और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट था, मतलब ये इनडायरेक्टली आपको एबनॉर्मल लॉस इसने दे रखा है। देखा जाए तो जो हमने एडजस्टमेंट्स की थी उसमें से 2 एडजस्टमेंट आपको दे रखी है, एबनॉर्मल गेन की और एबनॉर्मल लॉस की। तो पहले आइए इन दोनों को ही एडजस्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें पहले एफएमपी निकालना है और एफएमपी निकालने के लिए ये फॉर्मेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही था, तीनों सालों के मैंने यहां पर प्रॉफिट लिख दिए हैं, और मैं अब यहां पर क्या करने वाला हूं, पहले एबनॉर्मल गेन हम माइनस कर देंगे। जो ये नॉन रिकरिंग आइटम, मतलब ऐसी आइटम जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होगी, कौन से साल का है ये? 2017। तो 2017 में हम ये 1500 रुपए यहां से लेस कर देंगे, और 2018 में हमारा थेफ्ट की वजह से एक नुकसान हुआ है, मतलब एबनॉर्मल लॉस है, और क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मतलब एबनॉर्मल है, फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा, तो हम यहां पर 2000 रुपए जोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन मैं अभी रीड करवाऊंगा आपको, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अच्छा, हम वैसे एफएमपी निकाल क्यों रहे हैं? अगर इस क्वेश्चन की फाइनल रिक्वायरमेंट अगर आप पढ़ें तो हमें बेसिकली यहां पर गुडविल निकालनी है। कैसे? 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स, मतलब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है, और एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब पहले वाला मेथड जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, कैसे निकलता है उसमें गुडविल, एफएमपी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो देगा ही वो, ऑफ कोर्स आपको हमेशा नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं, तो हमारा काम बेसिकली क्या है? एफएमपी कंप्यूट करने का ना, तो हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं? एफएमपी निकाल रहे हैं। अब जो आगे का क्वेश्चन है ना, वो मैं रीड अभी करवा रहा हूं आपको, और उसको मैं रीड करवाऊं, ये आगे का क्वेश्चन है, उससे पहले मुझे आपको कुछ और बातें बतानी है।
ठीक है, ये आगे का जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं रीड करके, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक दो बातें बतानी है। देखिए गुडविल ना, जब कभी भी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में ये चैप्टर हुआ करता था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जैसे मैंने आपको बताया पहले के सिलेबसेस में गुडविल के वैल्यूएशन को लेकर बिल्कुल इंस्टीट्यूट एक सोलो चैप्टर रखता था, और जिसमें बहुत बढ़िया से डिटेल्ड कवरेज होती थी। मतलब आप ये समझिए कि मैं जब क्लास लेता था गुडविल के वैल्यूएशन की पुराने सिलेबसेस में, तो बिल्कुल सीए फाइनल के लेवल का मैं गुडविल का वैल्यूएशन वहां पर करवाता था। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही बढ़िया कवरेज होती थी। मतलब बच्चे को गुडविल का वैल्यूएशन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ पाता था। एमसीक्यू पैटर्न में ऑफ कोर्स अकाउंट्स की जो वे एसेंस है ना, वो इतने अच्छे से अप्रिशिएट नहीं की जाती। मेरे को लगता है कि अकाउंट्स और एफएम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे अगर पढ़ाए जाए तो ज्यादा बेहतर क्लैरिटी आती है बजाय कि एमसीक्यू पैटर्न। बट ठीक है, अब वैसे भी आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में तो पूरा आप डिस्क्रिप्टिव पैटर्न ही कर दिया है। हाँ, मैं बता ये रहा था कि गुडविल के वैल्यूएशन को लेकर जब हम पहले बात करते थे तो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में ये कंट्रोवर्शियल चैप्टर रहता था। कंट्रोवर्सी इस चीज की होती थी कि एक ही क्वेश्चन को करने के ना अक्सर दो तरीके, तीन तरीके होते थे। अब कई बार हमारा इंस्टीट्यूट सेम क्वेश्चन के लिए कभी अलग एजम्पशन फॉलो करता था, कभी अलग एजम्पशन। हालांकि ज्यादातर वो कॉमन एजम्पशन रखता था, पर कई बार अलग अलग भी होती थी। और कई बार हमारे इंस्टीट्यूट की एजम्पशन सीए इंस्टीट्यूट से डिफर करती थी, या किसी और जो प्रोफेशनल बॉडी है वहां से डिफर करती थी। पर हम हमेशा कौन सी फॉलो करते थे? जो हमारा इंस्टीट्यूट बोलता था, सीएस इंस्टीट्यूट बोलता था, हम उसी को फॉलो करते थे। अब क्योंकि ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर का ही है और वो स्टडी मटेरियल में गिवन है, आप देखोगे बिल्कुल लास्ट में जहां पे स्टडी मटेरियल आपका खत्म होगा ओल्ड सिलेबस का, लास्ट में एक सैंपल पेपर दे रखा है, उसमें ये क्वेश्चन गिवन है। और हमारे इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर एजम्पशन से सॉल्व किया है। और क्योंकि जब मैंने भी पहली बार जब ये क्वेश्चन करवाया था रेगुलर बैच में, सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन, क्योंकि पहले भाई एग्जाम से पहले तो सैंपल पेपर में था, तो जब मैंने सैंपल पेपर में करवाया था तो बच्चों को यही कहा था कि ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली कॉपी होगा, तो आप भी इसी एजम्पशन से ही करके आइएगा जो मैं करवा रहा हूं। अब क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में सॉल्व कर रखा है, तो ये ग्रीन कलर से जो मैंने बातें लिखी है, इंस्टीट्यूट ने इसको लेकर कुछ बातें एज्यूम करी हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करके आना है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है 2020, अब वक्त हो गया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होगा। तो प्लीज आप इसको जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे ही करके जाएंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, पहले इसको रीड कर लेते हैं जो ग्रीन कलर से हमने लिखा है। हमने यहां पे देखा कि लिखा हुआ है एनुअल प्रीमियम वॉज 200 पर एनम। अब ये कौन से प्रीमियम की बात कर रहा है? एनुअल प्रीमियम उसने बोल तो दिया, लेकिन कौन से वाले प्रीमियम की बात हो रही है? तो पहले तो आप इसको समझे कि यहां पे जो बात हो रही है ये इंश्योरेंस प्रीमियम है। अगर आपने इन पीडीएफ क्वेश्चंस का प्रिंट आउट लिया हुआ है तो आप भी ऐसे अपने नोट्स पर ऐसे मेंशन कर लीजिए, अदरवाइज जिस रजिस्टर पर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पर भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इस लाइन को लिखने का इंस्टीट्यूट ने क्या इंटरप्रिटेशन लिया, मतलब ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम यहां पर दे रखा है और ये क्यों दे रखा है, हमारे इंस्टीट्यूट ने एक इंटरप्रिटेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और वैसे ही हमें भी एग्जाम में करके आना है। अब ध्यान से प्लीज सुनिएगा। देखिए इस लाइन से ठीक पहले क्या लिखा हुआ है कि 2018 में हमारे यहां पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हुआ जिसकी वजह से हमें 2000 रुपए का नुकसान हो गया, और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट क्या था? चोरी, थेफ्ट। अगर मान लीजिए हमने इंश्योरेंस करवा रखा होता फिर ये हमारा नुकसान नहीं होता। इंश्योरेंस ऐसा नहीं कि चोरी रोक देगा, चोरी तो शायद फिर भी हो, लेकिन चोरी होने की वजह से जो नुकसान होगा, अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा होता तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस की भरपाई कर देती। नहीं, यही मतलब है। अब यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम देने से हमारे इंस्टीट्यूट ने जो इंटरप्रिटेशन लिया वो ध्यान से सुनिए। इंस्टीट्यूट ने ये इंटरप्रिटेशन लिया, भाई देखो जो इंसान ये बिजनेस टेक ओवर करेगा उसने देखा भाई नुकसान तो हो ही सकता है, और उसको फ्यूचर में नुकसान ना हो तो जो बिजनेस टेक ओवर कर रहा है वो ये इंश्योरेंस करवाएगा, और अगर इंश्योरेंस करवाएगा तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ गार्ड कर रहा है कि कल को अगर कुछ मिसहैपनिंग होती भी है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको वो क्लेम दे देगी। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट ने इसका क्या इंटरप्रिटेशन लिया? इसका इंटरप्रिटेशन ये लिया कि जो ये इंसान बिजनेस टेक ओवर करेगा वो ये इंश्योरेंस करवा लेगा ताकि उसको फ्यूचर में कुछ मिसहैपनिंग की वजह से नुकसान ना हो। अब आप मुझे बताइए, क्या पास्ट में ये इंश्योरेंस हो रखा है? नहीं सर। अगर हो रखा होता तो फिर ये नुकसान नहीं होता। अगर पास्ट में इंश्योरेंस हो रखा होता तो फिर ये एबनॉर्मल लॉस का नुकसान नहीं होता। इसका मतलब जो पुराना बिजनेसमैन है उसने ये इंश्योरेंस नहीं करवा रखा होगा।
लेकिन जो ये नया बिजनेसमैन है, ये बिजनेस को टेक ओवर करते ही, मतलब जो पी यहां पर इंसान बिजनेस परचेज कर रहा है, वो ये इंश्योरेंस करवाएगा, ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट ने एजम्पशन ली है, ठीक है। और वो इंश्योरेंस क्यों करवाएगा? क्योंकि उसको भाई डर है, जैसे पास्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ है तो फ्यूचर में भी हो ही सकता है, तो अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए वो इंश्योरेंस करवा लेगा। अब ये इंश्योरेंस करवाएगा तो कहीं ना कहीं एक खर्चा होगा, तो ये खर्चा ऐसा है जो पास्ट में नहीं हो रहा था, क्योंकि हो रहा होता तो लॉस ना होता, मतलब ये खर्चा पास्ट में नहीं हो रहा था, पर ये जो बिजनेस टेक ओवर कर रहा है इंसान, ये फ्यूचर में ये खर्चा करेगा ताकि इसको ऐसा नुकसान ना हो। तो ये 200 रुपए बेसिकली फ्यूचर कॉस्ट का एग्जाम्पल है। इंश्योरेंस प्रीमियम पुराना ओनर नहीं करवा रहा था, मतलब एक ऐसा खर्चा जो पास्ट में नहीं हो रहा था लेकिन फ्यूचर में होगा। सर ऐसा लिखा तो है नहीं कि इंश्योरेंस लिया गया है, लिखा नहीं है, तभी तो कह रहा हूं कि हमारे इंस्टीट्यूट ने एजम्पशन लेके सॉल्व किया है, कि ऐसा इंटरप्रेट किया है इंस्टीट्यूट ने कि ऐसा रहा होगा, और उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया है। और हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज आएगा, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही एजम्पशन लेते हुए एग्जाम में सॉल्व करके आना है, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर एक और लाइन लिखी है, कहता है पी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द बिजनेस was employed with Sofitel Associates and was getting रुपीज 500 रुपए महीना। कहता है जो पी है ना, जो बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है, ये अभी कहीं जॉब कर रहा था, और जहां ये जॉब कर रहा था उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया है सोफिटेल एसोसिएट्स, और वहां पर इसको 500 रुपए महीना मिलते थे। 500 रुपए महीने का मतलब हो गया 6,000 रुपए साल के, नहीं? तो जरा सोचिए, अगर पी ये नया बिजनेस लेगा तो अब तो उसको बिजनेस में बैठना पड़ेगा, मतलब जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो इस इंसान की पास्ट में एक इनकम आ रही थी जो आना बंद हो जाएगी, बिकॉज ये अब नया बिजनेस कर रहा है। तो आपको लगता नहीं कि ये 6,000 रुपए इसके लिए एक फ्यूचर कॉस्ट है? भाई ऐसी इनकम जो आ रही थी आना बंद हो गई, फ्यूचर में वो इनकम नहीं आएगी, तो जैसे खर्चा बढ़ता है तो वो फ्यूचर कॉस्ट है, इनकम घटेगी तो वो भी फ्यूचर कॉस्ट है, खर्चे का बढ़ना, इनकम का घटना फ्यूचर कॉस्ट है। तो जो 6,000 रुपए इसके जो आ रहे थे अब आने बंद हो जाएंगे, ये इसके लिए एक फ्यूचर कॉस्ट है। अब आगे की लाइन पढ़िए, कहता है he intends to replace the manager who at the present is getting रुपीज 350 रुपए महीना। साथ में इसने एक बात और बताई, कह रहा है जिसका हम बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं ना, उसने एक मैनेजर रखा हुआ है, एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, जिसके 350 रुपए महीने के हिसाब से हम सैलरी पे करते हैं। तो अब क्योंकि पी ये बिजनेस टेक ओवर कर लेगा, अपनी तो जॉब वो छोड़ ही दी है उसने, अब तो भाई वो नया काम कर रहा है, कह रहा है ये मैनेजर को निकाल देगा, क्योंकि वो खुद आ रहा है, कह रहा है मैनेजर की जरूरत क्या, मैं खुद ही मैनेजर हूं। मतलब अभी जो पी है वो कहीं जॉब कर रहा है, और जहां वो जॉब कर रहा है वहां से 500 रुपए महीना कमाता है। अब क्योंकि वो ये नया बिजनेस टेक ओवर करेगा तो वो पुरानी जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो इसका मतलब वो जो आती हुई इनकम उसकी रुक जाएगी। लेकिन क्योंकि वो नई ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो टेक ओवर कर रहा है, मतलब वो बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस में, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो ये क्यू से बिजनेस हम खरीद रहे हैं, उसने एक मैनेजर रखा हुआ है। कह रहा है बिजनेस खरीदते ही पहले तो उस मैनेजर को निकाल देंगे, और उस मैनेजर की जगह ये पी खुद आगे बैठ जाएगा। मतलब यहां पर इसके 350 रुपए महीने के हिसाब से बचत भी तो होगी, क्योंकि अभी पास्ट में मैनेजर को 350 रुपए के हिसाब से सैलरी दी जा रही है, क्योंकि फ्यूचर में पी खुद ही ये बिजनेस में एज मैनेजर बैठ जाएगा, तो वो मैनेजर को निकाल देगा, तो 350 रुपए का खर्चा फ्यूचर में नहीं होगा। ये फ्यूचर की सेविंग है, फ्यूचर की इनकम है, बिकॉज खर्चा बचा लेना, खर्चा कम करना इनकम ही कहलाएगा। तो फिर से एक बार बोलता हूं, पी जो है, जो बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, ये अभी कहीं पर जॉब कर रहा था, सोफिटेल एसोसिएट्स करके कोई कंपनी बोल रखी है, और 500 रुपए महीने इसको मिलता था। क्योंकि अब ये बिजनेस टेक ओवर कर रहा है तो जॉब तो छोड़नी पड़ेगी, जॉब छोड़नी पड़ेगी, इसका मतलब जो ये इनकम इसके पास आ रही थी आना बंद, 500 रुपए महीना जो आ रहे थे वो जीरो। तो एक तरह से देखा जाए, ऐसी इनकम जो पास्ट में आ रही थी फ्यूचर में नहीं आएगी, इनकम घट गई तो फ्यूचर कॉस्ट है। और अब लेकिन इसका एक फायदा भी है। फायदा क्या है कि जिसका हम बिजनेस खरीद रहे हैं क्यू का, उसने एक मैनेजर रखा हुआ है, कितने रुपए सैलरी पर, 350 रुपए महीने की सैलरी पर। क्योंकि वो मैनेजर को अब हम निकाल कर पी खुद ही बैठ जाएगा, तो जो पास्ट में सैलरी दे रहे थे वो फ्यूचर में नहीं देनी, तो वो इसके लिए फायदा है। और अगर मैं आपको फाइनल क्रक्स दूं कि अब आपको कैसे सोचना है, अब ध्यान से सोचिए, ऐसे सोचिए कि
जो पी है उसकी खुद की वर्थ 500 रुपए की है। फिर से बोलता हूं, पी जो है उसकी वर्थ 500 रुपए की, क्योंकि उसको 500 रुपए की सैलरी मिल रही थी। और जो ये बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं उसमें एक मैनेजर बैठा है 350 रुपए वाली सैलरी का। तो 350 रुपए वाली सैलरी के मैनेजर को निकाल कर वो खुद बैठ रहा है जिसकी वर्थ 500 रुपए की है। तो अब जरा ऐसे सोचिए कि पी जो है 350 रुपए वर्थ वाले एम्प्लॉय को हटाकर खुद बैठ रहा है जिसकी वर्थ 500 रुपए की है। तो फ्यूचर का खर्चा तो 150 रुपए ही तो बैठा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई है, एक बार फिर से बोल देता हूं। जो पी है उसकी खुद की वर्थ 500 रुपए है। कैसे भाई, उसको सैलरी इतनी ही मिलती थी। और जिसका बिजनेस हम टेक ओवर कर रहे हैं उसने एक मैनेजर रखा हुआ है 350 रुपए वाला, उसको निकालकर पी कह रहा है मैं खुद बैठ जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो 350 रुपए वाला बंदा हटाकर 500 रुपए वाला बंदा बिठा दिया गया। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो खर्चा कितने से बढ़ेगा फ्यूचर में? 150 रुपए महीने से। तो ये भी एक क्या है? फ्यूचर कॉस्ट है। फ्यूचर में 150 रुपए खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये जो दो खर्चे दे रखे हैं ये बेसिकली फ्यूचर कॉस्ट है। और मैं आपसे फिर से बोलूंगा ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा अगर एग्जाम में फिर से आएगा तो। आइए अब हम, क्योंकि दोनों ही फ्यूचर कॉस्ट है, देखा जाए तो हमें सिर्फ यही दो एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। तो इनको हम क्या बोलते थे, याद है ना आपको? एडजस्टेड प्रॉफिट्स। $41,000, $38,500। जरा जरा तीसरा वाला बताओ सर, बताना क्या, साफ साफ दिख तो रहा है 44,000। कोई ट्रेंड है क्या? नहीं सर, ट्रेंड तो कोई नहीं है। कैसे पता लगा ट्रेंड नहीं है? सर पहले प्रॉफिट हमारा गिरा फिर बढ़ गया। या तो लगातार बढ़ना चाहिए या लगातार गिरना चाहिए। तो एवरेज सिंपल ही ले लेंगे। बताइए ये एवरेज कितना आ रहा है? सर ये तो एक फैंसी सी फिगर आ रही है। फैंसी फिगर से घबराते थोड़ी है, कोई बात नहीं, बताओ। सर 41,167 आ रहा है। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या माइनस करना है? फ्यूचर कॉस्ट। इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पे करेंगे वो खर्चा पास्ट में तो नहीं होता था, फ्यूचर में लेकिन होगा। ध्यान रखें 200 रुपए सीधा पर एनम दे रखा है, ठीक है ना। फ्यूचर कॉस्ट, फ्यूचर गेन तो यहां पर कोई है नहीं बिकॉज दूसरा भी हमारा फ्यूचर कॉस्ट ही है। हम मान के चल रहे हैं कि 350 रुपए वाला बंदा हटाकर 500 रुपए वाला बंदा आ रहा है। तो देखा जाए तो रेम्यूनरेशन का खर्चा 150 रुपए से बढ़ जाएगा। लेकिन इस बात को प्लीज ध्यान रखिएगा, यहां 150 लिख के आप हो सके तो काट दीजिए, 150 तो नहीं लिखना यहां पर, क्योंकि ये जो है ये पर मंथ दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में 500 रुपए और 350 रुपए दोनों दोनों पर मंथ है। पीएम का मतलब क्या होता है? पर मंथ। तो इसका मतलब हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 150 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 रुपए बैठेगा। ये भी फ्यूचर में हमारा एक खर्चा ही है, फ्यूचर कॉस्ट है ये भी। तो क्योंकि अब इस क्वेश्चन में कोई टैक्स वैक्स तो दे नहीं रखा है ना, तो यही एफएमपी बिफोर टैक्स है और यही एफएमपी है। तो बताइए कितना आ रहा है? 39,167। तो एफएमपी हमने यहां पर कंप्यूट कर लिया। और अब हमें गुडविल निकालना है। गुडविल के लिए उसने मुझे बता ही रखा है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स लेना है। तो हमारा गुडविल निकालने का, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड ही हुआ ये, गुडविल निकालने का हमारा क्या तरीका होता है? एफएमपी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। बताओ जी कितना आ रहा है? 78334।
देखिए ऑप्शन में है जी सर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में कोई फ्यूचर गेन था नहीं, बस दो फ्यूचर कॉस्ट थी, और ये इंटरप्रिटेशन हमारे इंस्टीट्यूट का था, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लिया। देखिए हमने 5 में से 4 मेथड्स गुडविल के डिस्कस कर दिए हैं। पिछली क्लास तक हमने 2 मेथड्स पर बात कर ली थी, जो कि नंबर ऑफ ईयर परचेज बेस्ड मेथड थे, और आज की क्लास में हमने कैपिटलाइजेशन मेथड पर बात करी, एक सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और दूसरा एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। अब जो गुडविल का 5वां मेथड है ना, उस पर अभी तक तो इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर वो बड़ा ही सिंपल सा एक मॉडल है, बड़ा सिंपल सा ही एक मेथड है। अगर एग्जाम में उस पर क्वेश्चन आ गया, बड़ा सिंपल सा बनेगा, और मान लो वो आ जाता है और अगर आपको नहीं आता है तो आपको बड़ा दुख होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमें नहीं आता था। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसे भी करवा देता हूँ, एक आध क्वेश्चन उसके ऊपर करवा देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो वैसा ही कुछ आ जाएगा, तो एग्जाम में आप उसे करके आइएगा। पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा एक लॉजिक दे देता हूँ। देखिए हम जो अभी मॉडल मेथड करने वाले हैं वो भी एक सुपर प्रॉफिट बेस्ड मेथड है, पहले तो इस बात को समझे। और अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको पिछली क्लास में वो अंकल जी वाला एग्जाम्पल दिया था, तो मैंने आपको क्या कहा था, अंकल जी ने जब आपको याद है समझाया था, देखो बेटा अगर आप मेरा बिजनेस परचेज करते हो तो फिर आपको पहले साल से ही 2 लाख रुपए के एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होंगे, 2 लाख रुपए के सुपर प्रॉफिट्स होंगे। और उसका जब मैंने आपको रीजनिंग दी थी नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करने की, तो मैंने आपको ये कहा था कि अंकल जी ने आपको देखो ये बोला है कि बेटा देखो, अगर आप अपनी नई मेहनत नहीं करते, मेरी मेहनत आपने परचेज करी है, मेरा चला चलाया बिजनेस लिया, मतलब आप किसी की मेहनत परचेज कर रहे हो, तो उनकी मेहनत का जो असर है वो 5 साल तक तो रहेगा। मतलब 5 साल तक आपको ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते रहेंगे अगर आपने अपनी नई मेहनत नहीं डाली। अगर आपको चाहते हो कि आपकी ये सुपर प्रॉफिट होते रहे, तो 5 साल के बाद तो फिर आपको नई मेहनत अपनी डालनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी नई मेहनत नहीं भी डालते हो, तो अंकल जी बोल रहे थे कि मेरी मेहनत की जो लाइफ है वो 5 ईयर्स है, ऐसे कुछ कहा था, याद है आपको? अब ना वो जो हमने बात बोली, जो वो लॉजिक दिया था, उसमें हम कह रहे थे कि सुपर प्रॉफिट जो है ना, उसकी लाइफ एग्जैक्टली 5 ईयर्स है। मतलब 5 साल खत्म होते ही सुपर प्रॉफिट जीरो हो जाएंगे अगर नई मेहनत नहीं करी। हमने बेसिकली यही एक रीजनिंग दी थी कि सुपर प्रॉफिट की लाइफ 5 ईयर्स है, और 5 ईयर्स कंप्लीट होते ही सुपर प्रॉफिट जीरो हो जाएंगे। बट ना ऐसे होता नहीं है भाई, एकदम से जीरो नहीं होता। प्रॉफिट में डिक्लाइन ना धीरे धीरे आता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया भी था मारुति का, कि मान लीजिए मारुति अपनी आज कुछ नई गाड़ियां लॉन्च करती है। फॉर एग्जाम्पल पहले डिजायर मारुति ने जब लॉन्च किया था तो बहुत चली थी। अगर मान लो डिजायर के बाद मारुति नई गाड़ियां नहीं लेके आती, जैसे अभी ब्रीजा है, मान लो ये नहीं लेके आती, सिर्फ डिजायर से ही काम चल रहा होता, तो मार्केट आज मारुति सारा मार्केट शेयर खो चुकी होती। क्योंकि जो डिजायर के लिए मारुति ने मेहनत करी थी उसकी एक लाइफ है, और वो लाइफ के बाद आपको नई मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब गाड़ी को, मारुति को नए मॉडल लॉन्च करने पड़ेंगे नहीं। अब मैं आपसे देखो क्या कह रहा हूं, मान लो डिजायर, स्विफ्ट डिजायर मारुति ने लॉन्च किया, और उसके बाद मान लो मारुति नई गाड़ी नहीं लेके आती, तो स्विफ्ट डिजायर की जो सेल है वो धीरे धीरे कम होगी ना। मतलब उससे जो मेहनत का रिवॉर्ड मिलना है, जो सुपर प्रॉफिट्स आने हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से डिजायर बिकना ही बंद हो गई ना, ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे सेल कम होती है। पहले 2 सालों में तो बहुत जबरदस्त सेल हुई होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके करते 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 सेल कम होती चली गई होगी। क्यों? क्योंकि अब नए प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं। जब डिजायर बिकती थी तो सेडान गाड़ियों का बड़ा चलन था, आज के टाइम पर कॉम्पैक्ट एसयूवीज चलती हैं, एसयूवीज का जमाना है, तो तभी मारुति को ब्रीजा लॉन्च करनी पड़ी नहीं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि हमारे सुपर प्रॉफिट्स की एक लाइफ है, तो ऐसा नहीं होता कि वो लाइफ खत्म होते ही सुपर प्रॉफिट जीरो हो जाते हैं। लाइफ होती है, लेकिन सुपर प्रॉफिट्स धीरे धीरे स्लाइड होते जाते हैं, धीरे धीरे कम होते जाते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं 5 लाख रुपए के सुपर प्रॉफिट्स हैं, तो 5 लाख रुपए के सुपर प्रॉफिट्स में से हो सकता है कि 3 लाख के सुपर प्रॉफिट्स की लाइफ 5 ईयर्स हो, 2 लाख के सुपर प्रॉफिट्स की लाइफ जो है 4 साल हो, और 1 लाख के सुपर प्रॉफिट्स की लाइफ जो है वो 3 साल हो। मतलब ये कि सुपर प्रॉफिट्स धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो समझ के चलना, आपको रेडीमेड फिगर देगा। मतलब वो सुपर प्रॉफिट्स का ही ब्रेकअप कर देगा। देखो अगर हमारे इतने सुपर प्रॉफिट्स हैं, तो इसमें से इतने सुपर प्रॉफिट्स की इतनी लाइफ है, मतलब इतना नंबर ऑफ ईयर परचेज है, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना है।
बस आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करना है और फिर टोटल करके उसका गुडविल का वैल्यूएशन कर देना है। हमारा जो अगला मॉडल है उसका नाम है स्लाइडिंग स्केल वैल्यूएशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, और मैं अभी उसके बारे में रीड भी करवा दूंगा जो हमने लिखा हुआ है। पहले मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूं, अगर क्वेश्चन आया ऐसा ही कुछ आएगा, मैंने कहा ना इतना सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं नहीं मान लो आपको करवाऊंगा और एग्जाम में आ जाएगा तो बड़ा दुख होगा आपको, तो वो दुख ना हो, आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट एबीसी लिमिटेड के 225 है और गुडविल हमें निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा मेथड, देखो बोला है स्लाइडिंग स्केल वैल्यूएशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आप जरा देखिए, हमारे सुपर प्रॉफिट 225 के हैं और इसने इसी 225 का ही ब्रेकअप करके दिया है, 75 75 75, इन तीनों को टोटल करोगे तो 225 ही आएगा। मतलब कह रहा है इस 2,25,000 में से 75,000 के सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 है और फिर एक और 75 का नंबर 4 है और उसका बाद 3 है। मतलब ऐसा नहीं है कि 225 एक साथ 5 साल के बाद खत्म होंगे, क्या धीरे धीरे कम होंगे। मतलब इसमें से 75,000 की लाइफ तो 5 ईयर्स है, दूसरे 75,000 की 4 ईयर्स है और ऐसे ही और एक और 75,000 की 3 ईयर्स है। मतलब 225 का उसने ब्रेकअप कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। तो हमें अब इसको कैसे सॉल्व करना है आइए देख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला ना वही है, क्या, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना, बल्कि इसमें काम आसान है। सुपर प्रॉफिट वो खुद ही दे देगा आपको, 75 साल की 75,000 की जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो कितना है 5, फिर नेक्स्ट 75 का 4 और रिमेनिंग 75 का 3, मल्टीप्लाई करके बताते जाओ। ये हो गया 375, 3 lakhs, 225, टोटल कर दो इसका 9 लाख रुपए आ रहा है। बस यही गुडविल है, ठीक है, सी इज द आंसर। कर लोगे अगर आएगा तो। अच्छा अब ना इसका थोड़ा सा लॉजिक आप सुन लीजिए। देखिए मैंने आपसे कहा कि 75,000 के जो सुपर प्रॉफिट्स हैं उसकी लाइफ 5 साल है। मतलब अगर मैं ऐसा कुछ आपके सामने प्रेजेंट करूं, जो 75,000 है वो कितने साल तक हमें मिलते रहेंगे, 5 साल तक। फिर जो नेक्स्ट 75,000 है वो 4 साल तक मिलेंगे और ऐसे ही एक और 75,000 3 साल तक मिलेंगे। तो ये मैंने लिख दिया, पहले 75,000 को 5 बार लिखा देखो आप, फिर नेक्स्ट को हमने 4 बार लिखा, फिर उसके बाद हमने 3 बार लिखा। अगर आप देखें तो इसका क्या मतलब है कि पहले साल हमें 225 के प्रॉफिट होंगे, दूसरे साल भी 225 के प्रॉफिट होंगे, तीसरे साल भी 225 के प्रॉफिट होंगे और चौथे साल हमारे प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट गिर जाएंगे, क्योंकि उसमें से एक 75,000 की लाइफ सिर्फ 3 साल है, चौथे साल में वो नहीं होंगे। इसका मतलब चौथे साल में हमारे सुपर प्रॉफिट 1.5 लाख के होने, फिर उसके बाद और गिर जाएंगे और 5वें साल हमारे सुपर प्रॉफिट 75,000 होंगे और 6th ईयर से सुपर प्रॉफिट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो इसका बेसिकली इंटरप्रिटेशन ये है कि पहले 3 साल तक तो हमारे 225 225 225 होते रहेंगे, बिकॉज क्योंकि 3 साल के ठीक बाद जो एक 75,000 रुपए हैं इसमें से उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो चौथे साल से 75,000 के प्रॉफिट हमारे कम हो जाएंगे और 4th ईयर में हमारे सुपर प्रॉफिट कितने होंगे, 1.5 लाख के, और ऐसे ही लास्ट ईयर में हमारे कितने के होंगे, 75,000 के। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर और फिर हमारा ये मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। हमें सुपर प्रॉफिट दे रखे हैं 10 लाख रुपए के और हमें फिर से ब्रेकअप दे रखा है, फर्स्ट 5 लाख की 4 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज है, नेक्स्ट 3 लाख की 3 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज है, और फिर रिमेनिंग का कितना मतलब हो गया, यहां पे कितना आएगा, 2 लाख आएगा। तो आइए ये भी कर लेते हैं। पांच लाख को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 20 लाख।
3 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 लाख, 2 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लाख, 33 लैक्स हो गया। यही गुडविल है हमारी। डी इज द आंसर। चलिए अब एक एक करके देख लीजिए कि सारे मेथड्स के नाम। हमने सारे मेथड कर लिए हैं। क्या हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया? हाँ जी सर कर लिया। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने आज ही किया। उसके बाद हमने सुपर प्रॉफिट पर 3 मेथड्स किए हैं। एक पिछली क्लास में परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, जहां पर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर रहे थे। फिर दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और तीसरा स्लाइडिंग स्केल वैल्यूएशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट की लाइफ ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सुपर प्रॉफिट्स की एक ही लाइफ हो, वो धीरे धीरे स्लाइड होते रहते हैं, धीरे धीरे रिड्यूस होते रहते हैं। अब यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि ये मेथड किसने दिया, ये नाम आपको प्लीज ध्यान रखना है, ए.ई. कटफोर्थ। इस पर एमसीक्यू आ सकता है, अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है। और आप देखिए ये एमसीक्यू यहां पर भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इस तरीके से अगर दिया ना तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्या टिक करके आना है। अब देखिए, स्लाइडिंग स्केल वैल्यूएशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इज एडवोकेटेड बाय। अब आप अगर मैं पूछूं क्या नाम है तो आपको याद नहीं होगा। क्यों याद नहीं होगा? आप देखिए सभी के आगे कटफोर्थ लगा हुआ है, ऐसे एग्जाम में भी होगा। तीनों नाम आपके सामने नाचने लगेंगे, बोलेंगे पहचान कौन। तो ये ध्यान रखना है। वो हो सकता है सरनेम तीनों में, चारों ऑप्शन में सेम दे दे। पहले 2 इनिशियल्स क्या है? ए.ई. कटफोर्थ। इसका सही जो आंसर है वो क्या है? सी। तो हमने यहां पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। स्टिल एक कंप्लीट कवरेज के लिए, जैसे मैंने कहा, अगर आपने मुझसे ही पढ़ा है तो हमारे नोट्स आपको रेफर कर दें। अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तो जहां से भी पढ़ा है प्लीज अपने जो रेगुलर क्लासेस के नोट्स हैं उनको जरूर जरूर रेफर कीजिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को हमने आज खत्म कर लिया है। वैसे मुझे शेयर्स का वैल्यूएशन करवाना था, पर बिकॉज आज की क्लास हमारी गुडविल पे ही लग गई, तो नेक्स्ट क्लास में हम शेयर्स के वैल्यूएशन की बात करेंगे। और प्लीज़ हमेशा की तरह आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर वीडियो लाइक नहीं करी है तो वो भी कर ही देंगे आप। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।